जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आजकल ममता दी दिल्ली आई हुई है सब, और आज हरियाणा के एक प्रमुख कांग्रेस लीडर अशोक तंवर जी, जो पहले की आपको याद होगा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे आज से 1-2 साल पहले, तब वो कांग्रेस छोड़ के आज टीएमसी में शामिल हो गए। इससे पहले दरभंगा में कीर्ति आज़ाद, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे, सांसद रहे कई साल, वो भी साहब टीएमसी में शामिल हो गए। आपको याद होगा एक पवन वर्मा होते थे, वो जेडीयू के थिंक टैंक होते थे, सांसद भी थे, शायद राज्यसभा में थे जेडीयू से। पवन वर्मा बड़े पढ़े लिखे प्रबुद्ध आदमी हैं, वो भी साहब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बनारस काशी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कांग्रेसी खानदानी परिवार रहा है और बहुत बड़े नेता हुए हैं, कमलापति त्रिपाठी। उनके बेटे और पोते, शायद या परपोते, उनका नाम है साहब राजेश प्रति त्रिपाठी और ललितेश त्रिपाठी। ये कमलापति त्रिपाठी का खानदान है, जो कि खांटी मतलब 4-5 पीढ़ियों से जो कांग्रेसी रहे हैं। तो साहब वो दोनों भी टीएमसी में शामिल हो गए। इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के शामिल हो रहे हैं, बाकी पार्टियों में हो रहे हैं, पर इन दोनों पार्टियों का, आम आदमी पार्टी और टीएमसी का, मैं आज खास तौर पे जिक्र कर रहा हूं। बात यह था कि कांग्रेस ने ना अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है। आपको याद होगा कि 2012 में जबकि भी आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं हुआ था और आम आदमी पार्टी 13 तक कोई जानता नहीं था, तो 2013 के दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का अचानक उदय हुआ, और दिल्ली चूंकि एक शहर की राजनीति करनी थी, तो तब आम आदमी पार्टी ने एक विकल्प दिया, और उसको आपको याद होगा कि 2013 वाले चुनाव में बीजेपी को 33% और आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिला था, पर कांग्रेस का 24.6% वोट था। ये 2013 की बात है। अभी तक मोदी जी राष्ट्रीय परिदृश्य पे आए नहीं थे, छाए नहीं थे। अभी तो 2013 में तो वो गुजरात के सीएम थे। फिर साहब 2014 का चुनाव हुआ। 2014 में मोदी जी की सुनामी आ गई देश में, और उसके बाद 2014 के लोकसभा के बाद मोदी जी ने एक एक करके राज्य जीतने शुरू किए, और राइट फ्रॉम कश्मीर एंड वो जीतते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। तो हरियाणा भी जब जीत गए, और हरियाणा में बीजेपी 2 सीट की पार्टी हुआ करती थी, 2 विधायक, वो भी कहाँ से जीतेंगे इसका पता नहीं था, और अचानक हरियाणा में 47 सीट्स जीत के मेजॉरिटी की सरकार बना दी थी। तो जो ये मोदी का जो विजय रथ, भाजपा का जो विजय रथ जब ये दिल्ली पहुंचा, तो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हमें किसी भी कीमत पर मोदी और भाजपा को जीतने से रोकना है। तो तब क्या हुआ कि 2015 में दिल्ली का चुनाव आ गया, तो मोदी और बीजेपी को रोकने का कांग्रेस को एक ही तरीका समझ में आया कि अपनी बलि दे दो। तो साहब कांग्रेस ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सारा वोट जानबूझकर एक स्ट्रेटेजी के तहत आम आदमी पार्टी को शिफ्ट कर दिया। उससे क्या हुआ था कि बीजेपी का जो 33% वोट था वो लगभग इंटैक्ट रहा, परंतु जो आम आदमी पार्टी तब 30% की पार्टी थी ना, वो 54% वोट की पार्टी बन गई दिल्ली में, और जो कांग्रेस 24.6% की पार्टी थी वो 9.7% पे आ गई। कहने का मतलब 15% अपना वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट किया।
मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए। और एक अपने लिए कांग्रेस ने ये शॉर्ट टर्म गोल्स की जो राजनीति कांग्रेस की लीडरशिप ने शुरू की, उसमें अपना एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा कर लिया राष्ट्रीय राजनीति में। उसके बाद वही आम आदमी पार्टी पंजाब गई और पंजाब में इतनी, और उसको वहाँ खालिस्तानियों ने हाथों हाथ ले लिया और वहाँ पे वो एक राजनीतिक विकल्प बन के उभरी। हालांकि 2014 में उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही थी और वो सिर्फ 3 सीट जीत पाए थे पंजाब में, परंतु 2017 के विधानसभा चुनाव तक आते आते उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त एक लहर पंजाब में आ गई थी। क्या तब वो कैसे चुनाव हारे, वो उस पर मैं बहुत सारे लेख लिख चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ। पर तब तक आम आदमी पार्टी जो है ना, वो दिल्ली और पंजाब तक सीमित थी। पर फिर धीरे धीरे समय के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी भी वो प्रयास में लगे हुए हैं और अन्य राज्यों में भी वो अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अभी जब 2022 में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत कायदे से उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस को डैमेज करने जा रही है और सारी एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए बीजेपी जो है उत्तराखंड और गोवा में रिपीट कर सकती है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के ठीक ठाक वोट काट रही है। वो अपनी कोई सीट जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये तो बात का विषय है, पर वो कांग्रेस को इतना डैमेज जरूर कर पा रही है कि कांग्रेस को चुनाव हरवा देगी। तो साहब, जो वो गड्ढा 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खोदा था ना मोदी के लिए, अब धीरे धीरे वो गड्ढा बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस को कई राज्यों में थोड़ा थोड़ा करके डैमेज कर रहा है। सब यही गड्ढा अभी रिसेंटली खोदा राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने बंगाल में अपने लिए। बंगाल में जो चुनाव का रनअप था उसमें बीजेपी बहुत जबरदस्त टक्कर देती दिखाई दे रही थी ममता बनर्जी को, और एक बार तो लग रहा था कि चुनाव जीत जाएगी। बहुत नेक टू नेक फाइट थी। तो वहां पे हमारे राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि मोदी का विजय रथ अगर बंगाल में भी पहुंच गया, अगर बंगाल भी कैप्चर कर लिया मोदी ने, तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगी और बीजेपी का ईस्ट और डाउन साउथ में जो तेजी से विस्तार हो रहा है वोट बैंक के रूप में, अभी सीटें तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही हैं, पर एज अ वोट परसेंटेज बहुत अच्छी बीजेपी की ग्रोथ चल रही है दक्षिण के राज्यों में और बंगाल वगैरह में। तो उसको रोकने के लिए और बीजेपी को नॉर्थ तक ही सीमित रखना है और साउथ में या बंगाल में उड़ीसा में नहीं घुसने देना है, इस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस ने एक बार फिर से खुदकुशी की था और जो 40 विधायकों वाली पार्टी होती थी वो 0 पे आ गई और कांग्रेस ने फिर अपना वोट, जैसे दिल्ली में मोदी को रोकने के लिए अपना वोट ट्रांसफर किया था ना, उसी तरह अपना वोट टैक्टिकल शिफ्ट किया और मोदी को तो चुनाव जीतने से रोक लिया, परंतु हारती हुई ममता बनर्जी को बचा लिया और संजीवनी दे दी। और एक एग्रेसिव बीजेपी मोदी अमित शाह को हराने के बाद, जिसमें कि बहुत बड़ा रोल कांग्रेस का था क्योंकि उन्होंने अपना वोट शिफ्ट किया और एक तरह से वॉकओवर दिया, खुद की बलि दी, आत्महत्या की बंगाल में, पर उससे जो ममता बनर्जी की राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि बनी वो ये बनी कि वो एक बड़ी जुझारू नेता हैं और उन्होंने बीजेपी के मुंह से जीत छीन ली है। और मोदी को आज की तारीख में अगर कोई टक्कर दे सकता है राष्ट्रीय स्तर पे तो वो सिर्फ ममता बनर्जी दे सकती है। वो जुझारूपन जो एक विपक्ष के नेता में होना चाहिए
और वो जो कि मोदी के सामने छाती ठोक के, है ना, आंख में आंख मिला के बात कर सकती है, मोदी को डिफाई कर सकती है, मोदी को चुनाव में हरा सकती है, वो नेता ममता बनर्जी हैं। ये जो उनकी इमेज इस बंगाल विजय के बाद बनी, इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट्स का है, जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि मोदी को रोकने के लिए है कि अपनी बलि दे दो। तो साहब, उसकी परिणति ये हुई कि आज कांग्रेस के बहुत से नेता और कांग्रेस का कोर वोट अब जब कांग्रेस से निराश हो रहा है कि भाई कांग्रेस तो बीजेपी का मुकाबला कर नहीं पा रही है, और ये गांधी परिवार के जो ये सिल्वर स्पून लेके मुंह में पैदा हुए जो दो नेता है ना, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनके बस का मोदी जैसे बड़े लीडर को कंट्रोल कर पाना, उनसे लड़ पाना मुश्किल नहीं है इन दोनों पप्पू पिंकी का। उसके लिए जुझारू नेता चाहिए। तो अब कांग्रेस ने खुद अपना एक विकल्प पैदा कर दिया है राष्ट्रीय राजनीति में, और कांग्रेस का जो कोर वोट है वो ममता बनर्जी की तरफ देखने लगा है। उनको एक नेता के रूप में अब धीरे धीरे पहचान मिलनी शुरू हुई है। मैं ये नहीं कहता कि 2024 में वो बहुत बड़ा कोई धमाका कर देंगी, पर उनके लिए रास्ता बनाने का काम इस बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने किया है, और अब वही ममता बनर्जी धीरे धीरे कांग्रेस को खा रही है। और उसका जो लेटेस्ट आपको देखने को मिला है वो ये मिला कि आज अशोक तंवर जैसे लीडर्स या कांग्रेस के अन्य बड़े लीडर्स कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। फिर ये भी तो सब भूले नहीं है ना कि ममता बनर्जी भी तो खुद कांग्रेस से ही निकली हुई हैं। तो कांग्रेसी भाई भाई, तो एक कांग्रेस के कोर वोटर को कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में जाने में कोई बहुत ज्यादा परहेज भी नहीं होगा। तो बात ये था कि ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो नेतृत्व है ना, ये जब शॉर्ट साइटेड होके डिसीजन लेगा तब ये ऐसी ही गलतियां करता है। और आप देखिए कि 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पैदा करके, और इसी 2021 में बंगाल में ममता बनर्जी को संजीवनी देके कांग्रेस ने जो गलती की है, ये बहुत बड़ी गलती आने वाले 2-3 सालों में कांग्रेस के लिए साबित होगी। आप मेरे इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राजनेताओं को या किसी भी लीडर को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ ही ध्यान नहीं देना चाहिए, थोड़े से लंबे फार साइटेड होकर भी सोचना चाहिए, भविष्य पे भी निगाह रहनी चाहिए कि आज से जो डिसीजन हम आज ले रहे हैं वो आज से 5 या 10 साल बाद उनके क्या रेमिफिकेशंस होंगे। तो साहब, कांग्रेस ने जो ये 2015 में गलतियां की थी ना, उसका खामियाजा अब भुगतने का समय आ गया है। और अब जो आज की तारीख में जो गलतियां कर रहे हैं उसका खामियाजा अगले 5 साल में ये भुगतते हुए दिखेंगे। हम ऐसे ही राजनीतिक चर्चाएं करते रहेंगे अपने इस चैनल में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी नए टॉपिक से किसी नए एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।